आज हम लोग एक नया टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने सुना है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। ठीक, आज हम लोग लाइट को बेंड करेंगे। ठीक है, आप लोग सोच रहे होगे सर ये तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, लाइट के पाथ में एक मिरर रख दीजिए, लाइट इस तरह से बेंड हो जाएगी। लेकिन हम चाहते ये हैं कि लाइट आपकी ऐसे ही मोशन करती रहे और यहाँ नीचे ही बेंड हो जाए, मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मोशन करती रहे, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन ना करे। तब क्या करोगे, आप तो यहाँ मिरर आप प्लेस कर नहीं सकते हो, तो हम इसके जगह पे हम क्या कर रहे हैं, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है और हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम प्लेस कर दे रहे हैं। जब ट्रांसपेरेंट मीडियम प्लेस करते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे वाटर, ग्लास, ठीक है, तो क्या होगा, लाइट ऐसे ट्रैवल करेगा और इसके बाद जब जैसे ही दूसरे मीडियम में इंटर करेगा वो क्या होता है, बेंड हो जाता है। ठीक, जब तक लाइट आपकी एक ही मीडियम में ट्रैवल करती है तब तक तो स्ट्रेट होती है। ठीक है, बट जैसे ही लाइट आपकी दूसरे मीडियम में इंटर करती है वो बेंड हो जाती है। ठीक, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, याद रखिएगा आप लोग, इट इज द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट। इट इज द change of direction of light when it traveling obliquely from one medium टू एंगल। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाती है, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट की डायरेक्शन में चेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब वो बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है। और जब कब ऐसा होता है, जब ये लाइट ओब्लिकली मतलब किसी एंगल पर, एट एन इंसिडेंट एंगल, एट एन इंसिडेंस एंगल, जब किसी इंसिडेंस एंगल पे, ये नहीं 0 डिग्री पे, जब किसी इंसिडेंस एंगल पर ये लाइट आपकी इंसिडेंट होती है और जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपने सीखा कि लाइट के जो डायरेक्शन होती है, लाइट की को जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही होती है उसको कैसे मोड़ा जाए। बहुत ही सिंपल है, आप उसके रास्ते में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम प्लेस कर दीजिए। ठीक, तो लाइट अंदर तो आएगी लेकिन ये मुड़ जाएगी। ठीक, देखिए एक चीज और याद रखिएगा, लाइट आपकी रिफ्लेक्ट भी करती है पार्शियली ये रिफ्लेक्ट भी करती है, बट हम लोग इसको अभी इग्नोर करते हैं, जो पार्शियली रिफ्लेक्शन हो रहा है इसको भी इग्नोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको अभी आज रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक, तो ये रिफ्लेक्शन तो होता है बट हम इसको अभी इग्नोर करेंगे, अभी हम रिफ्लेक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे जब ये दूसरे मीडियम में इंटर करती है। ठीक, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप समझ गए होंगे कि बेंडिंग ऑफ लाइट, सिंपल बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इसका काज क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, लाइट बेंट हो क्यों रही है, तो इसका आंसर है ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड के चेंजिंग के कारण ही ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। जब ये लाइट
इस मीडियम में था, ये मान लीजिए एयर है, ये ग्लास है, ये ग्लास है और ये क्या है, एयर है। एयर से ग्लास में लाइट आपकी जा रही थी, ठीक। तो ये एक मीडियम एयर हो गया, एक मीडिया आपका ये क्या हो गया, ग्लास हो गया। तो यहाँ पे एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, आपको पता है। और ग्लास में अप्रॉक्स 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे लाइट की स्पीड अधिक है, यहाँ पे लाइट की स्पीड कम है। तो ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, तो रिफ्रैक्शन आपका हो जाता है, ठीक है। अगर लाइट की स्पीड चेंज ना हो तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये था इसका कॉज का डेली लाइफ एग्जांपल क्या क्या है। जैसे आप अगर एक पेंसिल को वाटर में प्लेस करते हैं तो आप देखेंगे पेंसिल थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है, थोड़ा सा बेंट हुआ दिखाई देगा। या फिर आप एक छोटे से तालाब में अगर एक सिक्का डाल दीजिए तो वो जो सिक्का होता है, अगर ट्रांसपेरेंट वाटर है तो वो सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये दोनों जो फिनोमिना है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही ऐसा होता है, ठीक। अच्छा, अब ये तो एग्जाम्पल हो गया, डेली लाइफ एग्जाम्पल। हम लोग अब देखेंगे कि लाइट किस तरफ से बेंट होती है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर लाइट आपकी एयर से ग्लास में जा रही है या रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तब क्या होगा, ये केस 1 है। जब लाइट आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयरर मतलब ये होता है कि जिनके मॉलिक्यूल्स तो क्या हो, दूर दूर हो, ठीक। और डेंसर का मतलब जिसके मॉलिक्यूल्स पास पास हो। लेकिन यहाँ पे हम डेंसर ना कह के बल्कि इनकी डेंसिटी को ऑप्टिकल डेंसिटी कहें तो ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी और जो नॉर्मल डेंसिटी होती है इसमें बहुत अंतर है। क्या अंतर है, देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी क्या बताती है, ऑप्टिकल डेंसिटी बताती है कि जो मटेरियल है वो स्पीड ऑफ लाइट को कितना स्लो करती है, हाउ मच अ मटेरियल स्लोज द स्पीड ऑफ लाइट। अब जो मटेरियल लाइट को जितना ज्यादा स्लो करती है, जितना ज्यादा स्लो डाउन करती है, उतनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी होती है। जो जितना कम स्लो डाउन करता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी कम होती है। बट जो आपकी नॉर्मल डेंसिटी होती है, नॉर्मल डेंसिटी वो क्या होती है, नॉर्मल डेंसिटी आपकी बताती है कि कितना हैवीनेस है, कितना हैवीनेस किसी मटेरियल का है, वो हैवीनेस को बताती है। और ये डिफाइन कैसे होती है आपको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला यही तो होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये नॉर्मल डेंसिटी अलग है, ये हैवीनेस बताती है। ऑप्टिकल डेंसिटी बताती है कि लाइट की स्पीड को कितना मटेरियल स्लो डाउन कर रहा है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ग्लास की, वो अधिक होती है एयर के कंपैरिजन में। तो जब रेयरर मीडियम से लाइट आपकी डेंसर मीडियम में जाती है तो देखिए लाइट आपकी ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक। तो इंसिडेंट होने के बाद ये यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे अगर एक हम नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, दोनों मीडियम में ये नॉर्मल होना चाहिए, ठीक। तो एक नॉर्मल हमने ड्रा कर दिया तो लाइट आपकी टूवर्ड नॉर्मल बेंट हो जाती है, टूवर्ड नॉर्मल बेंट हो जाती है, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करती है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करती है तो लाइट टूवर्ड नॉर्मल मुड़ जाती है, मतलब नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। ये आपका रिफ्रैक्टेड रे और ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे।
तो ये जो लाइट होगी ये आपकी किस तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ठीक, अब लाइट तो जाना चाहिए था ऐसे सीधे, बट ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंट हो गई। अगर लाइट आपकी डेंसर टू रेयरर जाए, मतलब ये ऊपर अगर मीडियम डेंसर ले लें और नीचे रेयरर ले लें, रेयरर मतलब जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो, तो अगर हम लाइट डेंसर टू रेयरर इंसिडेंट करें, डेंसर टू रेयरर, तो क्या हो जाएगा, ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। मतलब इसको जाना चाहिए था इस तरह से, बट ये लाइट नॉर्मल से दूर हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंट हो जाती है। ठीक है, जब लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही होती है, डेंसर टू रेयरर, तो लाइट जो होती है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हो जाती है। जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है तो टूवर्ड नॉर्मल, आपको पता है ये आपका डेंसर है, मतलब सघन है। जब आप किसी खुले स्थान से भीड़ भाड़ में जाते हैं तो भीड़ क्या करती है, आपको दबा लेती है, तो ये नॉर्मल की तरफ दब जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ डेंसर मीडियम में है, देखिए डेंसर मीडियम है, यहाँ पे ग्लास है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, तो यहाँ पे ये स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। तो अगर इस मीडियम से इस वाले मीडियम में, रेयरर मीडियम में जाएंगे, तो आप यहाँ पे एकदम फ्री हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे दूर दूर जिस डायरेक्शन में चाहेंगे उस डायरेक्शन में भागेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाता है और ये नॉर्मल के एकदम क्लोज आ जाता है। ठीक, इस चीज को आप रखेंगे। ये थर्ड केस और है, ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 2। केस नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 3 क्या है, अगर मान लीजिए लाइट नॉर्मली किस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, मान लीजिए अगर कोई भी लाइट रेज रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर किसी तरह मीडियम से जा रही हो, रेयरर टू डेंसर ही जा रही है मान लीजिए, और नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो ये लाइट जो होगी ये आपकी बिना डेविएटेड, बिना इधर उधर भटके, बिना बेंड हुए ये सीधे निकल जाती है। ठीक है, ये बेंड नहीं होती है, लाइट आपकी सीधे निकल जाती है। अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट होगी तब, इस पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी तो लाइट आपकी बेंड नहीं होगी। एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, इसकी स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंजेस, स्पीड तो चेंज होती है, बट स्पीड चेंज होती है बट ये बेंड नहीं करती है। अगर याद रखिएगा, अगर कोई भी लाइट रेज किसी सरफेस पर या किसी दूसरे मीडियम में नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो बेंट नहीं होती है। ठीक है, वो डेविएट नहीं होती है बल्कि सीधे निकल जाती है। तो ये 3 केसेस थे लाइट के कि किस तरह लाइट आपकी बेंट होती है। याद रखिएगा, जब लाइट आपकी रेयरर से डेंसर में जाए तो एकदम दबा लिया जाएगा, डेंसर में जा रहा है, घने में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, दब जाएगा नॉर्मल की तरफ। अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो दूर भट जाएगा। अगर नॉर्मली इंसिडेंट होगा किसी दूसरे मीडियम में तो क्या होगा, वैसे ही चला जाएगा विदाउट डेविएटेड, बिना डेविएटेड सीधा चला जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें जो एंगल ये है ये आई एंगल होता है। आपको पता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और नॉर्मल और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आप लोग अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में रिलेशन पूछे तो आप कहोगे आई इज ग्रेटर देन आर। आपकी आई जो होती है वो आर से बड़ी हो जाती है। ठीक है, इस केस में यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा कि यहाँ पे स्पीड जो होती है, स्पीड वो स्लो हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि ये डेंसर मीडियम में आ रही है। स्पीड स्लो हो जा रही है क्योंकि ये डेंसर मीडियम में आ रही है। यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आई हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आर इज लेस देन, आर इज ग्रेटर देन आई। आपका जो आर है वो आई से क्या है, बड़ा है। यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए यहाँ पे क्योंकि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है ना, तो ये आई से क्या होता है, बड़ा होता है। इस केस में देखिए, इस केस में आई और आर क्या है,
यस, I इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू ऑल्सो 0, क्योंकि ये नॉर्मल के साथ तो कोई एंगल नहीं बना रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों सेम लाइन है, तो इस वजह से नॉर्मल के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रहा है। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल 0 है और रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या है, 0 है। ओके, और यहाँ पे स्पीड तो चेंज हो रही है, यहाँ पे स्लो हो रहा है, इस केस में स्पीड इंक्रीज कर रही है क्योंकि ये रेयरर मीडियम में आ रही है। ठीक है, ओके, अब आइए हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़ा ही था कि रिफ्लेक्शन में दो लॉज होते थे। आपको पता है कि पहला होता था एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड जो लॉ होती थी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो ही होते हैं। ठीक, दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल to the interface of the two transparent media at the point of incidence lie on the same plane। यहाँ पर जो आपका इंसिडेंट रे होता है, ये इंसिडेंट रे हो गया, और इसके बाद आपका जो ये रिफ्रैक्टेड रे होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, और तीसरा आपका ये नॉर्मल जो ये बीच में दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल आपका किस पे होती है? इस इंटरफेस, ये इंटरफेस होती है, जो इंटरफेस है ना, ये आपका एक मीडियम, फर्स्ट मीडियम है, सेकेंड मीडियम है। तो फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम को जो बीच से डिवाइड कर रहा होगा, जो पतली सी एक परत होगी, जैसे आप समझिए कि एक बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर एयर है, बोर्ड के जस्ट ऊपर एयर है, तो एयर और बोर्ड के बीच में एक पतली सी ऐसी लाइन होगी जो बोर्ड और एयर को अलग कर रही होगी। ठीक है, तो वैसे ही ये जो लाइन है ये इमेजिनरी लाइन है, ऐसी लाइन होती नहीं है, बट ये दोनों मीडियम को अलग अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो इसी इंटरफेस पे अगर हम कोई दो ट्रांसपेरेंट मीडिया है, इस पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों आपके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये लाई करते हैं सेम प्लेन पे, ये सेम प्लेन पे लाई करेंगे। जिस प्लेन में आपका इंसिडेंट रे होगा उसी प्लेन में आपका रिफ्लेक्टेड रे, उसी प्लेन में आपका नॉर्मल भी होगा, मतलब ये सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये फर्स्ट जो है वो सेम उसी रिफ्लेक्शन वाले की तरह है। ठीक, ओके, सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ आपका है स्नेल्स लॉ। जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड है आपका लॉ, उसे हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है ये, कि जो साइन ऑफ आई है और साइन ऑफ आर है, इनका जो रेशियो हमेशा कांस्टेंट होती है। मैं मतलब द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब कि जो इंसिडेंस एंगल का जो साइन होता है और जो रिफ्रैक्टेड एंगल, ये आपका इंसिडेंस एंगल है, ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है, इनका साइन साइन थीटा और इनका कॉस, दोनों साइन, इसका साइन और इसका साइन, दोनों का साइन अगर हम ले लें तो उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। मतलब ये कि अगर हम इसको जैसे से इंक्रीज करते हैं, देखिए जैसे हम यहाँ पे ले आए तो थोड़ा सा इस तरह से बेंट हो जाएगा, और यहाँ पे ले आए तो थोड़ा इधर, मतलब जैसे जैसे इसको इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ये भी इंक्रीज करता है। मतलब आई की वैल्यू जैसे से बढ़ाते हैं आर की वैल्यू भी बढ़ता रहता है। ठीक है, तो साइन अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। याद रखिएगा, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है? the ratio of angle of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant। okay, जैसे जैसे हम I की वैल्यू इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे R की वैल्यू भी इंक्रीज करती है, लेकिन कब तक? ये 0 से ग्रेटर होगा तब, और 90 डिग्री से छोटा होगा तब। ये सिर्फ ये जो रूल है, ये जो लॉ है, ये इतने तक का ही वैलिड है। 90 डिग्री से अधिक के लिए वैलिड है ही नहीं, और 0 डिग्री से कम के लिए वैलिड है ही नहीं। हमेशा ये जो वैलिड है ये जो लॉ, ये 0 से 90 के बीच में ही वैलिड होगा। ठीक, ओके,
तो आपको समझ में आ गया स्नेल्स लॉ क्या होती है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। आई की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं आर की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक, अच्छा ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं, एक नया नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एक नया आपका क्वांटिटी आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या चीज है, आइए हम समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिनोट करते हैं एन से, या कभी कभी म्यू से डिनोट करते हैं, कहीं की किसी किसी बुक में म्यू से डिनोट किया गया है। ठीक है, एन से या म्यू से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, अगर लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है, तो हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बताना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, अगर हमारी लाइट सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम पास कर रही होती है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे n12, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसको पढ़ने का तरीका याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसको किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा गया है 1n2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, 2n1 या 1n2, n21 या n12, इस तरह से याद रखिए। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यहाँ पे भी वही चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी स्पीड से डिफाइंड होती है। क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1 is defined as the ratio of velocity of first medium with respect to second medium. This is the definition of refractive index. फिर से एक बार, refractive index क्या होती है, refractive index of second medium with respect to first medium is defined as the ratio of speed of light in first medium to the speed of light in second medium, मतलब v1 upon v2। ये v1 है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 है स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो इनका जो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द सेकेंड मीडियम का जो रेशियो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। या अगर आप ऐसे लिख दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तो ये हो जाएगा v2 अपॉन v1। इसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ लिख देते हैं, इसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसे हम 1n2 भी लिखते हैं या n21 भी लिखते हैं। ठीक, और इसे हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये होता है v2 अपॉन v1, ये होता है v1 अपॉन v2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं। ये वेलोसिटी चेंज होती है ना, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो वेलोसिटी चेंज होती है, या जब नीचे से ऊपर जाते हैं वेलोसिटी चेंज होती है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये अल्टीमेटली वेलोसिटी पे ही डिपेंड करती है। डेफिनेशन आप लोग याद रखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द सेकेंड मीडियम। ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन। अगर मान लीजिए कभी यहाँ पे किसी तरीके से, कभी मान लीजिए यहाँ पे जो फर्स्ट मीडियम है वो एयर और वैक्यूम हो जाए, अगर फर्स्ट मीडियम आपका एयर और वैक्यूम हो जाता है, फर्स्ट मीडियम अगर एयर और वैक्यूम हो जाए, ये वाला एयर और वैक्यूम हो जाए, और सेकेंड मीडियम कुछ भी रहे इसके अलावा अगर सेकेंड मीडियम कुछ भी है, तो वहां पे आपको पता है फर्स्ट मीडियम अगर एयर और वैक्यूम है तो उसकी जो स्पीड होती है v1, उसको हम लोग c से डिनोट करते हैं। c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, याद रखिएगा, c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। और सेकेंड मीडियम में मान लीजिए वेलोसिटी आपकी मान लीजिए v है, कोई भी यहाँ पे इसके अलावा मीडियम हो। ठीक, तो c अपॉन v आपकी हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2।
या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जो मीडियम हमारा यहाँ पर होगा, यहाँ पे जो मीडियम होगा, ठीक, फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, तो हम इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, इस तरह से लिखते हैं ना 1 and 2, तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या आप कहते हो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो C/V होगा, अगर ये फर्स्ट मीडियम आपका एयर या वैक्यूम होगा और सेकंड मीडियम आपका कुछ भी हो। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है आपको समझ में आया? ये वेलोसिटी से डिफाइंड होती है, ठीक है। रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम इज डिफाइंड एज, it is known as refractive index of second medium with respect to first medium। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझ में आया, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस है, यूनिट लेस है। क्यों है? क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, वेलोसिटी से वेलोसिटी डिवाइड हो जाएगा, ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड डिवाइड कर देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं आएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक। तो ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से एक बार समझ लीजिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला क्या होती है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और आपका ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये सेम प्लेन पे लाई करते हैं। सेकेंड था आपका स्नेल लॉ। स्नेल लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, ये होता है द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट जो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और ये डिफाइंड होती है V1 अपॉन V2। sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू 1 and 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे, ओके। अब हम लोग आगे समझते हैं रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास बाय ग्लास स्लैब कैसे होती है? रिफ्रैक्शन, सॉरी, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब है, पूरा का पूरा ये ग्लास है, पूरा का पूरा ये ग्लास, ठीक, रेक्टेंगुलर स्लैब होती है ये, ओके। इस पे लाइट ऐसे, ये बाहर हमारा एयर है और इधर क्या है? ग्लास है। इसमें कैसे रिफ्रैक्शन होती है आप बताइएगा, खुद ही बताइएगा। जैसे मान लीजिए एयर से लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है, तो ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ऐसे इसके इंटरफेस पे, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम के इंटरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। अब ये एयर आपका रेयर मीडियम है और ये दूसरा वाला क्या है? डेंसर मीडियम है। तो जब रेयर से डेंसर में लाइट पास करती है तो आपको पता है कि लाइट टूवर्ड नॉर्मल बेंट हो जाती है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? बेंट, ऐसे नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंट हो जाएगी, जाना चाहिए सीधे ऐसे, बट ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गई? इसे बेंट हो गई, ऐसे जाना चाहिए, ओके। अब जब यहाँ पे आके टकराएगी तो टकराने के बाद फिर ये दूसरे मीडियम में जा रही है और नीचे भी आपका एयर ही है। अब एक ग्लास से एयर में जा रही है तो ये रेज जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये होती है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब लाइट आपकी यहाँ देखिए ग्लास से फिर निकल के एयर में जा रही है, तो जब ग्लास से एयर में जाएगी तो फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब इस बार क्या होगा? जब नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर लिए तो अभी देखिए डेंसर मीडियम से अब रेयर मीडियम में जा रही है, और जब लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। याद रखिएगा, जब लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट को जाना तो चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे लाइट अवे हो जाती है, ठीक, दूर चली जाती है जब डेंसर से रेयर में जा रही है। ग्लास डेंसर था एयर के रिस्पेक्ट में तो लाइट दूर चली गई, ठीक, ओके। अच्छा देखिए इस चीज में, इसमें आप इस रेस को हम लोग बोलते हैं, पहले तो समझ लीजिए, इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, इसे निर्गत किरण बोलते हैं। ये इमर्जेंट रे होती है, इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ओके। ये हो गया रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका हो जाएगा आई, ये आपका हो जाएगा आर, क्योंकि ये लाइट आपकी इस तरह से रिफ्लेक्टेड हुई है तो ये नॉर्मल सा जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होती है, ठीक।
और इसके बाद ये जो एंगल है, ये एंगल ये पूरा आपका हो जाएगा ई, क्योंकि अब ये नॉर्मल से इधर इस तरफ ऐसे बेंड हो गया, तो ये आपका ई हो गया। याद रखिएगा आई हो हमेशा ई के इक्वल होता है। आई जो होता है मतलब ये आई, ये हमेशा ई के इक्वल होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इमर्जेंट एंगल के इक्वल होता है, ठीक। और दूसरी चीज ये कि जो ये इंसिडेंट रे होती है, ये जो इंसिडेंट रे अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं, ये इमर्जेंट रे की हमेशा पैरेलल होती है। इंसिडेंट रे ये हमेशा पैरेलल होती है इमर्जेंट रे की। इंसिडेंट देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और ये इमर्जेंट रे ऐसे जा रही है, और ये दोनों जिसके पैरेलल होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये ध्यान दीजिएगा कि लाइट आपने तो इंसिडेंट यहाँ पे किया था, लेकिन निकल तो यहाँ से रहा है। लाइट इंसिडेंट यहाँ पे किए थे और निकल यहाँ से रहा है, तो क्या हुआ, लाइट थोड़ी सी डिस्प्लेस होगी, जबकि निकलना चाहिए था उसको यहाँ से, और निकल कहाँ से रहा है, यहाँ से। देखिए ये लाइट यहाँ से इतना डिस्प्लेस कर गया, इतना इतना डिस्प्लेस कर गया। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इसे हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब लाइट अपने एक्चुअल पॉइंट से नहीं निकलती है, जो ये यहाँ से निकलना चाहिए था ना, लाइट तो ऐसे ही आ रही थी, यहाँ से निकलना चाहिए था, बट ये डिस्प्लेस करके थोड़ा यहाँ चली आई, यहाँ से लाइट निकल रही है ऐसे। हम यहाँ इंसिडेंट किए थे, सोचेंगे यहाँ से निकलेगा, बट तो निकल तो यहाँ से रहा है। तो ये जो डिस्प्लेस हो जाता है लाइट को, इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब। याद रखिएगा ये इसके पैरेलल होती है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होती है, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी